गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आप सबका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग आज टाइम निकाल के आज यहाँ पे आए। तो जैसे पिछला भी एक नोटिफिकेशन जो निकला था, उसमें भी जब नोटिफिकेशन निकला था तो मैंने आप सबको बुलाया था और जनरल जो भी इलेक्शन के बारे में तैयारी थी वो आपको उससे रूबरू कराना था। तो जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो हाल ही में आया है, तो उसके मद्देनज़र इलेक्शन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख ने फिर से नोटिफिकेशन जो हमारा 5th LSDC कारगिल है उसका जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला है। तो उसका मैं थोड़ा पहले बताना चाहूँगा। जो नोटिफिकेशन 7 तारीख को हमारा शाम को निकला था और नॉमिनेशंस आज से जो 9 सितंबर से नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं। और जो भी RO पिछले इलेक्शन में जिन्होंने एज RO ARO काम किया वही कायम रहेंगे और उनके हेडक्वार्टर भी सेम रहेंगे। तो ये पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो जैसे बताया कि 9 तारीख से नॉमिनेशन मतलब आज से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 सितंबर है। एंड डेट ऑफ स्क्रूटिनी जो होगा, जितने नॉमिनेशन आएंगे उनका 18 सितंबर उसको फिक्स किया गया। जब स्क्रूटिनी के बाद जो वैलिड कैंडिडेट्स बचते हैं तो उसमें आप सबको पता है कि विड्रॉल का भी टाइमिंग रहता है। तो वो हमने जो नोटिफिकेशन के हिसाब से फिक्स किया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 20 सितंबर, 20 सितंबर एक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है। और जो पोल डे जो पिछले नोटिफिकेशन में जो 10 सितंबर था, इस बार 4 अक्टूबर ये पोल डे नोटिफाई किया गया। और जो पोलिंग होगा जो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम को पीरियड है, वहाँ जिस पीरियड में वोटर्स अपने अपने पोलिंग स्टेशन में आके वोट डाल सकते हैं। और काउंटिंग डे 8 अक्टूबर को फिक्स किया गया। और ओवरऑल जितना भी प्रोसेस होगा उसको कायम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए डेट फिक्स किया 11 अक्टूबर। तो ये जनरल एक मैंने शेड्यूल आपको बताया। तो 26 जो जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के उसमें RO ARO आज से उन्होंने अपने अपने हेडक्वार्टर में फिर से काम उन्होंने शुरू किया और वहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट किया। टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन 278 पोलिंग स्टेशन है और उसका कैटेगराइजेशन भी हमने सारा प्रोसीजर एज जो भी पोलिंग स्टेशन होते हैं तो उनका वहाँ के वल्नरेबल वोटर्स क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, वोटिंग में क्या किस तरह के वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, वो सारा देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडेड बाय SSP हम जॉइंटली रिव्यू करते हैं। तो हर एक पोलिंग स्टेशन का कैटेगराइजेशन भी किया कि सेंसिटिव कितने, हाइपर सेंसिटिव कितने, नॉर्मल कितने। तो वो भी मैं कई लोगों ने मुझे पूछा था कि इसके बारे में भी बताओ, तो वो मैं आगे बताना चाहूँगा। तो 114 पुलिस स्टेशन हाइपर सेंसिटिव हमने डेसिग्नेट किए, 99 सेंसिटिव एंड नॉर्मल 65 पुलिस स्टेशन। तो हर एक पुलिस स्टेशन का अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से पुलिस डिप्लॉयमेंट रहने वाला है। तो उसका सारा तैयारी हमने पिछले उसमें भी किया था और इस बार भी वो सेम ही रहेगा। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे पता है कि जैसे नोटिफिकेशन निकलता है तो वो इन इफेक्ट हो जाता है। तो 7 तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हुआ है और कल आपने देखा होगा एक डिटेल ऑर्डर भी हमने उसमें इशू किया है। मोरलेस वो सेम ही है जो पहले वाला था, उसमें 2-3 पॉइंट्स हमने उसमें ऐड किए जो हमें पिछले कैंपेनिंग और उसमें जो हमने देखे कि 1-2 पॉइंट छूट गए थे तो वो भी हमने उसमें डाले। तो मेरी सबसे आपके माध्यम से अपील सारे जितने भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज और आवाम से भी रहेगी कि और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से भी मेरी अपील है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। और जैसे हमें कुछ भी नॉलेज में आएगा, कंप्लेंट हमारे नॉलेज में आएगी तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई की भी गई। आपने देखा कि पिछले भी उसमें जितने भी कंप्लेंट्स आए थे उसमें हमने एक्शन लिया था और इस बार भी हमारा यही रहेगा कि कंप्लेंट्स आएगा तो हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड भी हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डेसिग्नेट किया है। उसमें मैजिस्ट्रेट भी है, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव है और फाइनेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स अपनी कैंपेनिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी उसको नोट करने के लिए वो जॉइंट टीम है। तो वो सारे टीम्स के थ्रू मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं पे वायलेशन ना हो वो उसका डेली मॉनिटरिंग किया जाता है। और मेरा अपील यही है कि आप सब स्टेक होल्डर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप उसका पालन करें। और एक इशू था जो कल से कुछ पार्टीज़ के माध्यम से आया गया कि जो इस बार वोटिंग कैसे होगा। तो जो LSDC इलेक्शंस में पहले कारगिल में बैलेट पेपर यूज़ किया जाता था, बट आपको पता है कि 2020 में LSDC के इलेक्शन रूल्स में मॉडिफिकेशन हुआ है और जो मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट्स हुई थी तो उसमें रूल 29B में ये लिखा है कि जो इलेक्शंस हो गए उसमें दोनों लेह का भी और कारगिल का भी उसमें
वोटिंग मशीन यूज होगा। तो वोटिंग मशीन का उन्होंने डेफिनेशन फिक्स किया है, उसमें एक बैलेट यूनिट होगा और कंट्रोल यूनिट होगा। तो दो, कोई भी ईवीएम होता है, आप सबको पता है कि उसमें ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इलेक्शन में M2 टाइप का मशीन है। फिर जो एक इशू है कि वीवीपैट क्यों नहीं यूज़ करें, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी लोकल बॉडी हो या असेंबली हो, लोकसभा हो, हर एक जो भी इलेक्शन है वो कैसे करना है उसका अपना अपना रूल है। तो LSDC का अपना रूल है, आपको भी मैं कॉपी दूंगा। तो उसमें लिखा है कि जो LSDC में जो इलेक्शन किए जाते हैं उसमें वोटिंग मशीन जो यूज़ होता है उसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाएगा। तो वीवीपैट का कहीं मेंशन नहीं। और उसी के हिसाब से हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी प्रायर परमिशन लिया है। जो M2 टाइप के मशीन है, कोई भी इलेक्शन का मटेरियल हो यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन में कहीं यूज़ करना, जैसे म्यूनसिपालिटी में के अभी आएंगे इलेक्शन, वहीं पे भी यूज़ करना होगा तो हमें इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो हमने प्रायर में M2 टाइप के मशीन को यूज़ करने के लिए परमिशन मिला है हमें, तो वो ही हम यूज़ करने जा रहे हैं। दूसरा, उसके बारे में कुछ डाउट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं पब्लिक में कि ये मशीन्स में ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बट आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटिशंस कई बार गई थी, बट उसमें कोई मेरिट पाया नहीं गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी चैलेंज रखा था हर कोई भी पार्टीज को आके कि अगर आपको ईवीएम में कुछ इश्यूज लगते हैं तो वहाँ जाके अपना पॉइंट रखे, बट उसमें भी कुछ निकला नहीं। आप सबको पता है पिछले 2-3 सालों में ये काफ़ी इशू आया था। तो मेरा अपील सबसे है कि ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं मशीन, M2 टाइप की मशीन, वो पूरी तरह से सेफ है। तो उसमें कोई इशू नहीं, ना वो एक्सटर्नली कोई वाईफाई, ब्लूटूथ या एक्सटर्नल डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्टैंड अलोन मशीन्स है। और अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए उसमें प्रोविजन है कि वो मशीन ही ऑफ हो जाता है। तो उसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि ये ईवीएम मशीन में कुछ बाहर से उसमें कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है। वो या जो हम भी कोई वोटर उसमें वोट डाल रहा है, वो रिकॉर्ड जो होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन बाद में जाके हो सकता है। तो वो कोई जो पॉइंट्स आते रहते हैं वो मैंने समझा कि आपके माध्यम से क्लियर करूँ कि वैसा कोई उसमें कोई ट्रूथ नहीं है। बाकी हम ट्रांसपेरेंसी के लिए इस बार कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। LSDC इलेक्शन में पहले नहीं हुआ था। और एक उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो M2 टाइप की मशीन है वो पहले भी यूज़ हुए। जो LSDC डे का इलेक्शन हुआ 2020 में हुआ था, वो अक्टूबर में शायद हुआ था, उसमें भी यही मशीन यूज़ हो रहे हैं जो हुए थे, जो हमने कारगिल इलेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। प्लस जो तेमिज़गाम का बाई इलेक्शन हुआ था पिछले साल हुआ था, उसमें भी यही मशीन यूज़ किए गए थे, M2 टाइप की मशीन। सिमिलर हम यहीं पे कारगिल में भी वही मशीन यूज़ करने जा रहे हैं। और जितना भी इसका एक प्रोसीजर होता है कि ये जब मशीन यूज़ करने के लिए पहले FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेक होता है कि हर एक मशीन को चेक किया जाता है। ये प्रोसीजर जो काउंसिल के लिए हम मशीन यूज़ करने जा रहे हैं वो जुलाई में हुआ। तो उस टाइम सबको, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है उनको सबको बुलाया गया था कि आप उसको देख सकते हैं कि मशीन में कुछ खराबी नहीं है, कुछ किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। वो पहले फर्स्ट लेवल चेक हुआ है। सेकंड जो रैंडमाइजेशन होता है, उसमें ईवीएम किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, किस पोलिंग स्टेशन में कौन सा मशीन जाएगा, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस में होता है। तो आज हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी किया, उसमें INC, BJP, JKNC, आप सबके जो रिकग्नाइज जिनको सिंबल रिजर्व है, सबके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनके सामने हमने रैंडमाइज किया, उनको वो लिस्ट में हमने दिए कि आज जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन में किस कॉन्स्टिट्यूंसी को कौन सा पुलिस स्टेशन अलॉट हुआ है। अब सेकंड रैंडमाइजेशन जो होगा उसमें पुलिस स्टेशन उसमें फिक्स हो जाएगा कि कौन सी पुलिस स्टेशन के लिए कौन सा वोटिंग मशीन जाने होगा। तो ये चीज़ जो भी ईवीएम के रिलेटेड जो भी हम तैयारी करते हैं, तो टाइम टू टाइम कोई ईवीएम का मूवमेंट करना है या स्टोरेज के टाइम वेयर हाउस को खोलना है हमें तैयारी के लिए, उस टाइम सब पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उसमें मॉक पोल भी होता है। मॉक पोल आपने सुना होगा कि जब भी ईवीएम तैयार होता है, जैसे अभी कैंडिडेट्स का फिक्स हो जाएगा, मतलब विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ईवीएम तैयार किए जाएंगे, उसको मतलब सील लगाया जाएगा, बैलेट पेपर उसमें फिक्स किया जाता है। उस टाइम भी मॉक पोल होता है, मतलब 50 वोट डमी वोट डाले जाते हैं पार्टी वाइज। तो वो सबके सामने होता है, जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट के सामने, और उनके थ्रू ही हम वो वोट डलवाते हैं, डमी वोट्स। तो बाद में वो चेक भी होता है कंट्रोल यूनिट करके कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ये प्रोसीजर ईवीएम जब प्रिपेयर करते हैं वोटिंग से पहले उस टाइम भी होता है।
और जब पोलिंग डे होगा, जैसे हमारा 4 तारीख को पोलिंग है, तो 4 तारीख को सुबह सुबह जितने भी कैंडिडेट्स के एजेंट्स होंगे, वो कैंडिडेट्स वो खुद भी हो सकते हैं, तो उनके सामने वो पोलिंग मॉक पोल फिर एक बार होगा, तो 2 बार मॉक पोल भी होता है। तो उसमें ये जितने अगर कोई किसी को डाउट्स है कि मैच नहीं हो रहा, तो वो डाउट्स वहीं पे क्लियर किए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके सामने मुझे रखना था। प्लस इस बार हम कुछ एरियाज में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑब्जर्वर्स भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 5 ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। प्लस हम पर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पुलिस स्टेशन डेसिग्नेट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी और वो सारी चीज़ें देख के कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। वो पहली बार होने वाला जा रहा है। वो आपने इंडिपेंडेंटली पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं वोटिंग का, वो चेक करेंगे। उनका एक रिपोर्ट बाज़ाब्ता बनेगा और शाम को ऑब्जर्वर और इलेक्शन अथॉरिटी को सबमिट होगा। तो अगर कहीं से कंप्लेंट आती कैंडिडेट्स की यहाँ पे ये हो रहा था, कुछ गलत चीज़ हो रही है, तो वो ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद रहेगा, ताकि ये चीज़ ना रहे कि कोई फेयर जो इलेक्शन को कंडक्ट होना चाहिए उसमें कुछ किसी को डाउट ना रहे। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो CCTV सर्विलेंस के अंडर होता है। जब भी हमारा EVM का मूवमेंट होगा या फिर पोलिंग के बाद EVM वापस आएगा स्ट्रॉन्ग रूम में, तब पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड है कि वो उसके साथ अपना व्हीकल रख सकते हो। आजकल आपने देखा कि लोकसभा असेंबली में वो अलाउड किया, तो वो भी इस बार हम भी अलाउड किया कि वो उसके साथ अपना गाड़ी भी रख सकते हैं उसके साथ, जब हमारा मूवमेंट होगा। जो स्ट्रॉन्ग रूम में EVM जब स्टोर हो जाएगी, उसके बाद वो CCTV के सर्विलेंस में होगा, तो उसका हम एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज को भी देंगे। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर एक जगह हम डेसिग्नेट करेंगे। वोटिंग के बाद काउंटिंग के बीच में पॉलिटिकल पार्टी को पूरा उसमें सर्विलेंस अपना खुद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ अनऑथराइज कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, लॉग बुक्स में एंट्री हो रही कि नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग में जाके कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। जो कैंडिडेट्स को जेन्युइनली कभी कभी डाउट हो सकता है, बट हमने ये भी तैयारी रखा कि वो भी हम फैसिलिटी अवेलेबल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना था। और वीडियोग्राफी का मैंने बताया कि वीडियोग्राफी भी कुछ पुलिस स्टेशन में होगी, CCTV रहेंगे, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी को कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए कि फेयरनेस के बारे में। तो आप सबको, जितने वोटर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज को यही अपील है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इलेक्शन अथॉरिटी का कोशिश यही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी से पूरा इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सके। बाकी अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से SSP साहब भी अपना बताएंगे कि पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की है। पुलिस की तरफ से हमें CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस होती हैं, उसकी काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं, जो हमने फर्दर हर इलाके में, हमारे जो मेजर इलाके हैं, फॉर एग्जांपल ज़ांस्कार जोन है, बटालिक जोन है, वाखा शरगोल जोन है, द्रास जोन है, करगिल के अलग अलग पार्ट्स में सांकूट पानीखर जोन है, इसमें जो है वो कंपनीज ऑलरेडी सिचुएटेड हैं, क्योंकि पिछले प्लान के हिसाब से थी, तो वो ऑलरेडी अभी भी कंटिन्यूएशन में बैठी हैं। आपने देखा भी होगा फील्ड में कि उनकी प्रेजेंस 24/7 स्पेशली ऑन द हाईवेज और जो हमारी छोटी रोड्स हैं उन पे, लिंक रोड्स और गांव हैं, जो वहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि जो है कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो, आपस में कोई लड़े ना। ये कैंपेनिंग जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से आपस में कर रहे हैं। कहीं कोई फ्री बीज, इलीगल फ्री बीज तो नहीं दे रहा है, एनी अदर एनी इशू जो भी रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ MCC है या क्रिमिनल है, उसको जो है काफ़ी माइन्यूटली हम परख रहे हैं। इसके अलावा जैसे डी साहब ने बताया, जिस कैटेगराइजेशन के पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ्स हैं, उस हिसाब से जो है डिटेल डिप्लॉयमेंट हमने निकाली थी, वो फिर से रिवाइज करके उसमें हमने खास तौर पे ध्यान रखा है कि कोई भी लोकल पुलिस वाला जो है वो उस पोलिंग बूथ पे नहीं होना चाहिए। उनकी उस तरीके से रैंडमाइजेशन करके जो है डिटेल्ड प्लान बनाया है। जहाँ जहाँ हमारे वुमेन सेंट्रिक सिर्फ वुमेन पोलिंग बूथ्स हैं, वहाँ पे वुमेन फोर्स लगाई है प्रॉपरली। तो इन शॉर्ट बात वही आती है डी साहब की कि फ्री एंड फेयर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस होगा, और हमारी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की फुल 24/7 कोशिश है कि इस चीज़ में जो है कोई भी कोताही ना की जाए, और देयर विल बी नो कम्प्रोमाइज विद रिगार्ड टू फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस।